बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सालिहा जुल्फ़िकार। वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद सालिहा। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ्यू अर्नोल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इनको माइनर पोइट्स यानी जो विक्टोरियन एज है उसका माइनर पोइट समझ के स्किप करने की गलती मत कीजिएगा, बिकॉज ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट राइटर इन टर्म्स ऑफ पोइट्री एंड क्रिटिसिज्म एज वेल। मैं आपको बताऊंगी कैसे ये फेमस पोइट भी थे और कैसे क्रिटिक भी थे फेमस। अब फॉर एग्जांपल हम विक्टोरियन एज की बात करें ना, इससे पहले हम टेनिसन और ब्राउनिंग को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये माइनर पोइट समझ के लोग इसको स्किप क्यों करते हैं? क्योंकि इसका जो लेवल था ना पोइट्री का, वो लेवल जो है वो जो ब्राउनिंग है और जो टेनिसन है उसके लेवल का नहीं था, लेकिन स्टिल ये इम्पॉर्टेंट क्यों था ये आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो मैथ्यू अर्नोल्ट है वो वर्ड्सवर्थ को बहुत एडमायर करता है, उससे बहुत इन्फ्लुएंस है उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है इस पे। स्टिल ये रोमांटिक एज में क्यों नहीं आता और ये विक्टोरियन एज में आता है? दैट इज़ ऑल्सो ए क्वेश्चन दैट मस्ट बी आंसर्ड इन द अपकमिंग मिनट्स। सिमिलरली क्लासिकल एज को ये बहुत मानता है, उसके रूल्स को मानता है कि पोइट्री में एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो फिर इसको क्लासिकल पोइट क्यों नहीं कहा जाता? तो इसको विक्टोरियन एज में रखा गया। दैट इज़ ऑल्सो ए क्वेश्चन, ये भी आंसर करूँगी मैं आपको। उसके बाद मैथ्यू अर्नोल्ट जो है, इसकी पोइट्री में ऐसी क्या क्वालिटीज़ थी जो कि इसको बाकी पोइट्स से अलग करती हैं, ये डिस्कस करेंगे। इसके फेमस वर्क्स को डिस्कस करेंगे और इसका इतना बड़ा नाम क्रिटिसिज्म में क्यों है ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता देती हूँ। सबसे पहले कि ये विक्टोरियन पोइट है। आपको पता है विक्टोरियन एज के अंदर इसका इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर है वो मैं रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, उसमें ये बताया गया था कि विक्टोरियन एज जो थी ना, इस एज के अंदर डार्विनिज्म थ्योरी दी गई थी, चार्ल्स डार्विन ने दी थी। उसमें क्या था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होती है, और जो साइंस आ गई थी, साइंस का रोल आ गया था। रिलीजन की जो फाउंडेशंस थी वो हिल गई थी। लोग जो रोमांटिक एज में और जो विक्टोरियन एज के स्टार्ट तक लोग रिलीजन को ही मानते थे, और जो किंग है क्वीन है उसको कोई क्वेश्चन नहीं करते थे, जो वो कह देते थे उसको पत्थर की लकीर समझते थे। जो रिलीजन में इंस्ट्रक्शन दी गई हैं उन्हीं को फॉलो करते थे, कभी किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसको क्वेश्चन कर सके। लेकिन इस एज में आके जब साइंस का रोल आया, डार्विनिज्म थ्योरी आई, उसके बाद लोगों के जो बिलीव्स थे ना वो शटर कर गए, हिल गए, उनकी फाउंडेशंस हिल गई। अब जो लोग हैं वो दो हिस्सों में बट गए। इवन कि कुछ लोगों को तो समझ ही नहीं आता हम साइंस को सपोर्ट करें या रिलीजन को सपोर्ट करें। डार्विनिज्म थ्योरी कह रही थी कि ह्यूमन जो है वो मंकी से इवॉल्व हुआ है, पहले मंकी था फिर उसके बाद इंसान बना है। लेकिन जो रिलीजन था वो तो कह रहा था कि गॉड ने क्रिएट किया ह्यूमन को। अब ये दो कॉन्सेप्ट्स जो थे वो एक कन्फ्यूजन बन के रह गए थे, इसलिए इस एज को एज ऑफ कन्फ्यूजन भी कहते हैं। अब मैं क्या आपको क्यों बता रही हूँ कि मैथ्यू अर्नोल्ट क्यों विक्टोरियन पोइट है और रोमांटिक नहीं है। रोमांटिक में तो वो वर्ड्सवर्थ को फॉलो करते हैं, उसका बड़ा इन्फ्लुएंस है, लेकिन ये वर्ड्सवर्थ की सिर्फ एक अप्रोच को फॉलो करता है। वर्ड्सवर्थ को सिर्फ एक इसका जो एस्पेक्ट है उसको प्रेज करता है। वर्ड्सवर्थ कहता था ना, नेचर जो है वो सब कुछ है, तो ये नेचर को प्रेज करता था और वो मानता भी था कि अच्छा, वर्ड्सवर्थ ठीक कहता है कि नेचर हीलर है, मतलब हील करता है इंसान को, जो गम में हो और वो जाके नेचर में जाए तो वो एक हील करता है इंसान के इमोशंस को, उसको प्लेजर देता है। लेकिन जो मैथ्यू अर्नोल्ट था ना, वो वो कहता था ठीक है, लेकिन नेचर जो है वो इंसान पे बाजुकात रहम नहीं खाती, वो मतलब उसका नेगेटिव पहलू भी बताता था। इस वजह से हम उसको रोमांटिक्स में नहीं रखेंगे। दूसरी रीज़न कि हम इसको रोमांटिक में क्यों नहीं रख रहे, क्योंकि ये शैले और कीट्स के अगेंस्ट था, ठीक है, उनके बिलीव्स के अगेंस्ट था। कीट्स के लिए कहता था कि ये इतना पैशनेट पोइट है कि इतना इंसान को नहीं होना चाहिए। वो उसके ख़िलाफ़ बोलता था कि
ओके ब्यूटी के लिए वो उसको प्रेज़ करता था, लेकिन कहता था कि इंसान को इतना भी पैशनेट नहीं होना चाहिए कि अपने अंदर जो भी है वो सबके सामने बोल दे, हमेशा इमोशंस में ही उलझा रहे और अपनी रियलिटी को इग्नोर कर दे। तो ये किड्स को क्रिटिसाइज़ करता था इस बात पे। यानी इसके नज़दीक सिर्फ इमेजिनेशन इम्पॉर्टेंट नहीं थी, रियलिटी भी इम्पॉर्टेंट थी उतनी ही। ठीक है, एक ये रीज़न थी कि इसको रोमांटिक्स में नहीं रखा गया। अब इसको क्लासिकल एज में क्यों नहीं रखा गया? क्यों? हालांकि ये तो कहता था कि हम तो क्लासिकल एज को बिल्कुल ही भूल चुके हैं, हमें तो स्टाइल, फैशन और पोइट्री के रूल्स को देखना चाहिए, पोइट्री बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। फिर इसको क्यों नहीं रखा गया? इस वजह से क्योंकि विक्टोरियन एज के अंदर जो भी चीज़ें चल रही थी ना, तो ये जो भी राइटिंग लिखता था उसके अंदर उसका रिफ्लेक्शन होता था। फॉर एग्जाम्पल, जो भी इसने पोइट्री लिखी है उसके अंदर दिखाया जाता था कि किस तरह से उस दौर में लोग कन्फ्यूजन का शिकार थे कि हमने रिलीजन को फॉलो करना है, साइंस को करना है, या दोनों को करना है, क्या करना है। कन्फ्यूजन थी लोगों में। तो इस वजह से इस बेस पे कि वो उसकी पोइट्री या उसकी राइटिंग्स के क्या थीम थे, उस वजह से इसको विक्टोरियन एज में रखा गया। दूसरी रीज़न कि ये पैदा ही विक्टोरियन एज में, हम कैसे इसको रोमांटिक्स में रख सकते हैं? कॉमन सेंस। रिएक्टेड अगेंस्ट रोमांटिसिज्म मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कैसे इसने रोमांटिसिज्म के अगेंस्ट बात की थी। एक और मैं आपको एस्पेक्ट बता देती हूँ कि कहता था कि ये टोटली अगेंस्ट नहीं था उनके, वो सिर्फ इस बात पे अगेंस्ट था कि जो रोमांटिक्स थे ना, वो तो कहते थे जो आपके दिल में आता है आप बस लिखते जाएं, आप ये ना देखें कि पोइट्री का रूल क्या है। ये रोमांटिक्स का ख्याल था। लेकिन ये कहता था ओके आप इमोशंस की बात करें, लेकिन आपको रूल्स भी साथ में देखने हैं पोइट्री के। पोइट्री को करेक्ट बनाना है। पोइट्री के लिए जितनी ज़रूरत इमोशन को एक्सप्रेस करने की है, उतनी ही आप कोशिश करें कि आप उसके अंदर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी भी लाएं, उसके अंदर विट लाएं, ताकि लोग उससे सीख भी सकें। ये दोनों चीज़ें चाहता था, क्लासिसिज्म की भी और रोमांटिसिज्म की, दोनों चीज़ें अचीव करना चाहता था। इस तरह की पोइट्री लिखना चाहता था। अब मैंने आपको बता दिया कीट्स पे इसने किस तरह से क्रिटिसिज्म किया और वर्ड्सवर्थ पे। ओके, नाउ एम्फोसिस ऑन करेक्टनेस। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि पोइट्री बिल्कुल सीरियस, प्रिसाइज, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी ये बात करें कि बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं होना चाहिए। आपने ये बिल्कुल ध्यान में रखना है, साथ में इमेजिनेशन या इमोशंस को एक्सप्रेस करते हुए कि पोइट्री का रूल क्या कहता है और किस तरह से ये करेक्ट होगी। यानी दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिकल एज की भी और रोमांटिसिज्म की। अच्छा, फिर कहते हैं कि मैथ्यू अर्नाल्ड को एक यूनिक प्लेस दी गई है लिटरेचर के अंदर। क्यों? क्योंकि बहुत कम राइटर हैं इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो कि पोइट भी हैं और क्रिटिक भी हैं। तो ही इज़ वन ऑफ देम। फॉर एग्जांपल पोप है ना, रेप ऑफ द लॉक, उसने पोइट्री भी लिखी हुई है और साथ में उसने क्रिटिसिज्म भी किया हुआ है। किस पे? उस टाइम की सोसाइटी पे, कि वो कितनी छोटी छोटी बात पे छोटी बात को बतंगड़ बना देते थे और कत्लो गारत पे उतर आते थे। ये आप रेप ऑफ द लॉक पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। इसलिए इसका टाइटल भी इसी तरह से है, टाइटल पे ही सटायर हो गई है। यानी वो क्रिटिक भी थे, पोइट भी थे। ड्राइडन भी इसी तरह का था, इसलिए एक जगह पर इनको सिमिलर भी बोला गया है ड्राइडन के। तो ये बहुत कम पोइट हैं इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो पोइट भी हैं और क्रिटिक भी हैं। मैथ्यू अर्नाल्ड इज़ वन ऑफ देम। अर्ली पोइट्री, अच्छा इनकी जो शुरू की पोइट्री थी उसको बड़ी जो है पॉपुलैरिटी मिली, लेकिन बाद में ये पॉपुलैरिटी डिक्लाइन होना शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि आप क्रिटिसिज्म की तरफ आ गए थे। फॉर एग्जांपल, इन्होंने एक वर्क लिखा हुआ सोनेट्स ऑन शेक्सपियर। इसके अंदर उन्होंने एपिग्राफ की टेक्निक यूज़ की हुई है। मतलब छोटी छोटी सेंटेंसेस में शुरू में, बिल्कुल शुरू में जब ये वर्क लिख रहे थे उसके शुरू में उन्होंने एक विटी डायलॉग डाला हुआ है जिसको एपिलॉग कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद इनके अदर वर्क्स भी हैं, जैसे रिक्विस्केट है। उसके बाद लॉन्गर पोम्स के नाम लिखे गए हैं, जैसे स्ट्रेट रेवलर है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। इम्पोडेकल्स ऑन एटना, ये EATNA है, इसके स्पेल चेक कर लीजिएगा, ई नहीं आता इसमें। ठीक है। सोहराब बिन रुस्तम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाप बेटे की कहानी है। स्कॉलर जिप्सी, ये जो फिर रहे होते हैं, जिप्सी होते हैं ना, क्या कहते हैं उनको, ये जो होते हैं लाइक घर घर फिर रहे होते हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं होता, इस तरह के। थायरिसिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसने एलिजी लिखी हुई है और अपने दोस्त के लिए लिखी हुई है। ठीक है। क्लफ जिसका नाम था। अब जो है वो अपने दोस्त के लिए तो इन्होंने लिख दी, लेकिन इसको उतना ही मुकाम हासिल है, उतनी ही पॉपुलैरिटी ये भी और इतना ही प्रेज़ ये डिज़र्व करती है जितना कि मिल्टन की लसीडस और टेनिसन्स की जो उसने पोइट्री लिखी थी, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया इस टाइम।
आई नो इट स्किप्ड फ्रॉम माई माइंड, लेकिन उतनी ही इसको भी प्रेज करनी चाहिए क्योंकि ये भी उतना ही अच्छा वर्क था, ठीक है। उसके बाद इसने कुछ जगहों पे ना अर्नोल्ड इस तरह की भी पोइट्री लिख देता था कि ज़्यादा वो रोमांटिसिज्म की तरफ आ जाता था, यानी इमेजिनेशन इमोशंस लिखना शुरू कर देता था। और कुछ वर्क्स उसके इस वजह से भी फेमस हैं, ये मैं आगे भी डिस्कस करूँगी। तो इस वजह से कहा जाता है कि इसके जो वर्क्स हैं ना, इसके अंदर एक चार्म पाई जाती है, एक अट्रैक्शन, लिरिकल स्ट्रेन के कुछ ऐसा लग रहा होता है जैसे लिरिक्स लिखे हैं, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल इसकी एक पोम है फॉरसेकन मरमेन, जो कि मेलोडियस भी है और पैशनेट भी है। पैशन भी उसके अंदर इन्वॉल्व है। पैशन आपको पता है रोमांटिसिज्म की कैरेक्टरिस्टिक है, और मेलोडियस भी, मेलोडियस मतलब सुरीला। डवर बीच एक्सप्रेस रिलीजियस डाउट। अब देखें, मैंने आपको बताया था कि इसकी मोस्ट ऑफ द राइटिंग्स के अंदर क्या है कि विक्टोरियन एज की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई गई हैं कि जो उस टाइम पे हो रहा था। जैसे डवर बीच के अंदर के रिलीजियस डाउट को दिखाया गया है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द एज जो है वो शो किया गया। एज आई टोल्ड यू कि इसकी राइटिंग्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द एज दिखाया गया, यानी कैसे जो है स्पॉन्टेनिटी होता है ना, जो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशन, ये वर्ड्सवर्थ ने डेफिनेशन दी थी पोइट्री की। तो उस टाइम पे ये कहा जा रहा था पोइट्री के लिए कि स्पॉन्टेनिटी भी होनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे स्पॉन्टेनिटी होनी चाहिए, यानी जो आपके दिल में आता है वो लिखें, क्रिएटिव लिखें, बस क्रिएटिव होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि डिसिप्लिन, यानी रूल्स को फॉलो करें, स्टैंडर्ड को फॉलो करें। तो ये उस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था पोइट्री के अंदर। दूसरा क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था? प्रीमिटिव फेथ एंड सिंप्लिसिटी, यानी पुराने जो ख्यालात थे, पुराने जो आपके रिलीजियस बिलीफ्स थे, उनके दरमियान, और सिंप्लिसिटी कि आपने कैसे सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। कुछ तो कह रहे थे कि आपने उन्हीं को फॉलो करना है जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, यानी फेथ जो आपका रूल्स हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कह रहे थे सिंपल वर्डिंग लिखें। उसके बाद देखिए, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि ये नेचर को सिर्फ एज ए हीलर नहीं कंसीडर करता था, बल्कि फो भी कंसीडर करता, दुश्मन, एक कॉस्मिक फोर्स जो कि इंसान का अच्छा नहीं चाह रही, ये भी कंसीडर करता था। उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, कौन सा? इम्पोर्टिकल्स ऑन एटना, ATNA, ओके। इसमें क्या है कि एक फिलोसोफर होता है, वो उसको समझ नहीं आ रहा होता कि मैं रिलीजन को फॉलो करूँ, साइंस को फॉलो करूँ, और उसको समझ नहीं आ रहा था कि मेरी ज़िंदगी का पर्पज़ क्या है। क्यों? क्योंकि विक्टोरियन एज से पहले या विक्टोरियन एज के शुरू तक तो लोगों के पास ज़िंदगी का एक मकसद होता था कि अच्छा हमने रिलीजियस इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है, और वो इजीली हंसी खुशी पीस से, अमन से अपनी ज़िंदगी गुजार देता था। लेकिन अब के दौर के जो लोग थे वो इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हो गए थे कि हमने क्या चीज़ फॉलो करनी है। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी ज़िंदगी से तंग आ गए। तो इसी तरह से उसने एक एग्जाम्पल दी हुई है फिलोसोफर की कि उसने खुदकुशी कर दी थी क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से पीस को अटेन करूँ। समझ आ गई? उसके बाद पोइट्री की बात कर लेते हैं कि अर्नोल्ड की जो पोइट्री थी ना, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती थी और सीरियस होती थी। देखिए, यही चीज़ इसको टेनिसन से और ब्राउनिंग से अलग करती है। उन पे तो रोमांटिक्स का इन्फ्लुएंस था, इस पे भी था, लेकिन ये क्या करता था, ये कह रहा था कि स्टैंडर्ड भी होना चाहिए, सीरियसनेस होनी चाहिए। आपको पता है सीरियसनेस ऑफ पोइट्री क्लासिसिज्म की कैरेक्टरिस्टिक है। और वो कह रहे होते थे ना, मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया जब मैं वो पढ़ा रही थी कि वो लोग कहते थे कि प्रिसाइज लिखो और इंटेलेक्चुअल लिखो, विटी आइडियाज़ होने चाहिए पोइट्री के अंदर, हीरोइक कॉपलेट होना चाहिए। याद है आपको रॉयल सोसाइटी के रूल्स जब मैंने पढ़ाए थे? वही चीज़ें ये कह रहा है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए पोइट्री, सीरियस होनी चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा सजावट करने की और इलेबोरेट करने की पोइट्री को। आपके दिल में जो आ रहा है वो लिखो, लेकिन उसको एक रूल्स के तहत लिखो, सीरियस और शॉर्ट वे में लिखो, जितना प्रिसाइज कर सकते हो। तो इसकी पोइट्री भी सीरियसनेस होती थी। और आपको पता है जो मैथ्यू अर्नोल्ड था ना, वो अगर कहता था ना कि अगर किसी पोइट्री को, ये मैंने उसका एक वर्क पढ़ा था तभी मुझे याद है, कहता था कि अगर किसी की पोइट्री को देखना है कि ये एक अच्छी पोइट्री है या नहीं, तो जाके क्लासिकल पोइट्स जो थे, जैसे ग्रीक लिटरेचर के, जैसे फ्रेंच लिटरेचर के, तो उसके नाम लेके बता रहा था, होमर, विर्जिल और दांते और शेक्सपियर को पढ़ो। शेक्सपियर को भी बहुत मानता था, मिल्टन को भी। कह रहा था कि इनकी पोइट्री से कंपेयर करो, पता चल जाएगा कि पोइट्री की क्वालिटी कैसी है। तो इस तरह से ये उनसे इन्फ्लुएंस था, उनको बहुत मानता था। अब देखिए, ये सीरियसनेस और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस उनकी पोइट्री में देखता था और उसी को फॉलो करने की कोशिश करता था। लेकिन कहता था साथ में कि मतलब इमोशंस भी आपके एक्सप्रेस होने चाहिए, थोड़ा बहुत आप उसको भी लेके चलो, यानी दोनों चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करता था।
उसके बाद पोइट्री एज स्टेटिक प्लेजर, वो कहता था कि पोइट्री, अब डेफिनेशन जब इसने पोइट्री की दी तो बोला हाँ पोइट्री जो है उसके अंदर रिदम राइम फॉलो करो और किसी चीज़ को इतने अच्छे से बताओ कि रीडर इन्जॉय करे, ये चीज़ है पोइट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन उसने बोला कि दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी जहन में रखना कि ये क्रिटिक भी है, इट शुड बी, यानी कहाँ गया कि क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ भी। क्या मतलब, वो कहता था कि पोइट्री सिर्फ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम पढ़ें और हमें मज़ा आए, नो, पोइट्री इस तरह की भी होनी चाहिए कि हम उससे कुछ सीखें, हमें कोई लेसन मिले, हमारी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, हमारी सोच बदले, इस तरह की पोइट्री होनी चाहिए। अब मैंने आपको बता दिया ये अगला पॉइंट, जैसे हाई सीरियसनेस में दांते, होमर और शेक्सपियर को फॉलो करता था। उसके बाद इसका जो स्टाइल था वो टेनिसन की जैसा नहीं था, क्योंकि टेनिसन जो करता था ना वो सजावटी लैंग्वेज यूज़ करता था पोइट्री के अंदर, एलेबोरेट कर करके बताता था, एग्जेजरेट कर करके बताता था। और ब्राउनिंग जैसा भी ये नहीं था, क्योंकि ब्राउनिंग इतना ज़्यादा एग्जेजरेट करता था कि अपने टॉपिक से ही फिर जाता था, उसकी पोइट्री के अंदर क्लैरिटी ही नहीं होती थी, तो ये उन जैसा नहीं था। इंटेलेक्चुअल एफर्ट तो ये डालता था, ये आपको पता ही है। उसके बाद आ जाता है कि प्रोज राइटर भी और क्रिटिक भी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोशल भी और लिटरेरी क्रिटिक भी है, लिटरेचर पे भी क्रिटिसिज्म इसने किया हुआ और सोसाइटी पे भी। अब कहते हैं कि ये कार्लाइल और रस्किन यानी विक्टोरियन एज के अंदर ये दो बड़े क्रिटिक थे, लेकिन ये उन जैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस पे इन्फ्लुएंस था ग्रीक और फ्रेंच लिटरेचर का, ये बात याद रखना, मैंने आपको पहले भी बताया। लेकिन जो कार्लाइल और रस्किन थे ना, इनका जो इन्फ्लुएंस था ये इनको जर्मन इन्फ्लुएंस करता था, मिडिवल एज इनको इनके राइटर जो थे इन पर इनका इन्फ्लुएंस था, वो कहते थे उनको फॉलो करो। लेकिन अर्नॉल्ड कहता था नो, ग्रीक और फ्रेंच को फॉलो करो। आगे सब समझ इसके दरमियान। अब 1855 के बाद इसने क्या शुरू कर दिया, इसने कहा कि कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कल्चर जब आप किसी भी बुक के अंदर लिखते हो कल्चर के बारे में, तो ये बहुत सारे काम करता है। एक क्या कि ये ना सिर्फ लिटरेचर की ब्यूटी बताता है, ज़ाहिर आप कल्चर कहीं पर भी देखो, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान का हो या किसी और रूरल एरिया का हो या फिर हमारा कश्मीर का कल्चर हो, तो इसके अंदर एक ब्यूटी तो होती ही है। जैसे आप ड्रेसिंग डेली लाइफ एग्जाम्पल से ही देख लें कि डेली जो है वो ब्यूटी होती ही है इसके अंदर। लेकिन साथ में ये हमें बहुत कुछ सिखाता भी है, यूनिटी सिखाता है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो हैं वो बिज़नेस में बहुत आगे चले गए और उन्हें नहीं पता कि लिटरेचर को लाइक ट्रेडिशंस को यानी कल्चर को किस तरह से फॉलो करना है, तो वो जब इस तरह की चीज़ें देखेंगे यानी कल्चर को राइटिंग में पढ़ेंगे, रीडर पढ़ेगा, तो उसके अंदर ना सिर्फ इस जो है वो अपनी सोसाइटी के फ्लॉज उसको दिखेंगे और वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट उससे सीखेगा, बल्कि उसको ब्यूटी को प्रेज़ भी करेगा, यानी उसको प्लेजर भी मिलेगा और उसको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होगी, दोनों, यानी दोनों चीज़ें उसके साथ साथ चलेंगी। तो इसलिए वो कहते हैं कि कल्चर ज़रूर होना चाहिए। कल्चर और अनार्की, इसने बुक भी लिख दी, उसने कहा कि कल्चर जो है वो सब लोगों को इकट्ठा करता है। समझ आ गई? तो इसलिए ये कहता है कि एक कल्चर ही एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर राइटर अपनी राइटिंग के अंदर डिस्कस करे तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स अचीव कर सकता है। एक रोमांटिसिज्म की यानी ब्यूटी होनी चाहिए, ब्यूटी को प्रेज़ करना चाहिए, लिटरेचर को प्रेज़ करना चाहिए, और दूसरी क्लासिकल एज की कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होनी चाहिए। अब आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि कल्चर पे क्यों जोर देता था। ठीक है, देखिए जैसे इसने कल्टिक लिटरेचर को भी स्टडी किया हुआ है, सेंस इन क्रिटिसिज्म और कल्चर एंड अनार्की को डिस्कस किया हुआ है, मतलब इसने वर्क्स लिखे हुए हैं। ठीक हो गया। उसके बाद इसने फ़लस्तीन के लोगों पर क्रिटिसिज्म किया हुआ। क्यों? क्योंकि उनको वो लोअर क्लास का समझते। किस लिए? क्योंकि वो कल्चर पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। उसके बाद क्या हो गया कि अर्नॉल्ड जो था उसकी जो अटेंशन होती थी वो थोड़े लोग होती थी, यानी एजुकेटेड क्लास पे ये मतलब इसकी इसका फोकस होता था कि वो लोग समझे मेरी बात को। लेकिन जो दूसरे इसके कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे जैसे कार्लाइल और रस्किन, उनका फोकस सारे लोग होते थे, और जो रोमांटिसिज्म है उनका भी। तभी ये कहता था ना रूल्स फॉलो करो, ये वो, जो कि सिर्फ एजुकेटेड क्लास समझ सकती है। लेकिन रोमांटिसिज्म सिंपल लैंग्वेज कहते थे क्योंकि वो सबको समझाना चाहते थे। उसके बाद रेपिटिशन होती थी। फॉर एग्जांपल ये दो फ्रेजेस बहुत यूज़ करता था, स्वीटनेस, लाइट और कल्चर। अपने वर्ड्स के अंदर तीनों वर्ड्स बार बार यूज़ करता था ताकि रीडर समझे कि मैं इन वर्ड्स पे इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ तो ये इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जांपल कल्चर बार बार यूज़ करेगा क्योंकि वो कल्चर को इंपॉर्टेंस देता है और वो ये चाहता है कि जो रीडर है वो भी इस कल्चर को समझे।
कि ये इम्पॉर्टेंट है, इसकी क्या वैल्यू है, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। एक्सीलेंट असिस्ट था, ये आप समझ ही गए होंगे। यूनिक इसका स्टाइल था, मैंने आपको बताया कैसे यूनिक था। देखें, ना ये रोमांटिसिज्म ना ये क्लासिज्म, ये उसके दरमियान में आता है। इसको कोई इमिटेट नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है। ज़ाहिर है कुछ लोग होते हैं एक साइड पे उनका झुकाव होता है, जैसे रोमांटिसिज्म, कुछ लोग होते हैं क्लासिज्म, ये तो मिक्स में था, तो इसको कॉपी करना भी इट्स क्वाइट टफ। क्लियर लिखता था और विटी लिखता था, जैसे पोप वगैरह थे ना, वो विटी डायलॉग्स वगैरह लिखेंगे, इस तरह से क्लियर लिखते थे। लेकिन साथ में ये इसका भी ख्याल रखता था कि मेरी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सजावटी हो, थोड़ी। अब ये प्रिसाइज लिखता था ना, तभी ब्यूटी को ये प्रेज़ करता था, जैसे उसने कल्चर की भी उस बात की थी। उसके बाद इसकी राइटिंग्स को यूनिक जो है लेवल हासिल है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। क्यों? ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।